चलिए बेटा, बेटा गुड मॉर्निंग। ठीक है बेटा सब बच्चे, चलिए फटाफट से शुरुआत करेंगे दोबारा से। लास्ट क्लास में हमने चर्चा शुरू की थी अपनी, और टॉपिक था बेटा हमारे पास AS13 ऑन अकाउंटिंग फॉर इन्वेस्टमेंट्स की चर्चा मैंने आपके साथ यहां पर की थी। आओ फटाफट से लेट्स हैव अ क्विक रिवीजन। ठीक, कल क्या किया हमने, मैंने क्या बताया, AS13 क्या बोल रहा है, AS13 सिखाएगा मुझे कि इन्वेस्टमेंट्स की अकाउंटिंग कैसे करेंगे। मैंने कहा जी इन्वेस्टमेंट क्या होती हैं, तो AS ने डिफाइन किया इन्वेस्टमेंट्स को कि इन्वेस्टमेंट्स आर दोज एसेट्स which are held by any enterprise for the purpose of earning extra income in the form of interest, dividend, royalty, rent, capital appreciation etc. ठीक, फिर मैंने इसके बाद कहा कि इन्वेस्टमेंट्स को अपनी किताबों में कितने पर दिखाइएगा, what will be the cost of investment to be recognized in the books of accounts। तो मैंने जवाब दिया, एस ने जवाब दिया, एक काम करिएगा, जो भी परचेज प्राइस हो साथ में जितने भी रिलेटेड एक्सपेंसेस हो वो सारे जोड़कर आप दिखा देंगे कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट में। क्लियर है बात। फिर तीसरी बात एस ने कहा कि आइए बताते हैं इन्वेस्टमेंट कितने प्रकार की होती हैं। दो प्रकार की हो सकती हैं, कौन कौन सी, करंट इन्वेस्टमेंट एंड लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट। मैंने एस से पूछा करंट किसे कहेंगे, बोला जो आपने which is intended to be held, इच्छा ये थी मेरी, इंटेंशन थी मेरी, which is intended to be held for a period up to 1 year, 1 साल तक के लिए मैंने सोच के रखा हुआ है, तो कौन सी हो गई, बोलो बेटा करंट। और जो करंट नहीं है वो कौन सी हो गई, लॉन्ग टर्म। फिर बात आएगी जी इनको दिखाएंगे कितने पर, तो करंट इन्वेस्टमेंट्स को वैल्यू करेंगे कॉस्ट और मार्केट प्राइस whichever is lower। क्लियर है बात। और ये रूल इज बेस्ड ऑन द कॉन्सेप्ट ऑफ कंजर्वेटिज्म और कंपैरिजन 1 by 1 करना, आइटम बाय आइटम पर करना, टोटल कॉस्ट को टोटल मार्केट वैल्यू से कंपेयर मत कर देना। ठीक, मार्केट वैल्यू का मतलब आप फेयर वैल्यू भी समझ सकते हो, एनआरवी भी समझ सकते हो। एनआरवी जो होता है वो भी मार्केट वैल्यू का ही एस्टिमेशन है। मैं कह रहा हूं मार्केट में भाव क्या चल रहा है, आपने कहा सर मार्केट का भाव तो पता नहीं, लेकिन मैं अगर बेचूंगा तो बेच के मुझे 10,000 मिल जाएंगे। अरे तो वही तो मार्केट का भाव है। फिर बोलो बेटा, समझ में आ रही है बात। ठीक, तो वही तो है मार्केट का भाव। तो मार्केट का भाव कैन बी डिटरमिन्ड आइदर फ्रॉम फेयर वैल्यू और इट कैन बी डिटरमिन्ड फ्रॉम एनआरवी ऑल्सो। तीनों का मतलब हम इंटरचेंजेबली यूज करेंगे। फिर बात आई लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट्स की कि जी लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट्स को कैसे वैल्यू करेंगे, कैसे क्या, वो कौन से बेचनी है हमें, वो तो रखनी है हमेशा के लिए, लंबे समय के लिए, तो उसकी मार्केट में भाव कम हो जाए ज्यादा हो जाए फर्क ना पड़ेगा, विल ऑलवेज बी वैल्यूड एट कॉस्ट, विल ऑलवेज बी वैल्यूड एट कॉस्ट। However, yes, if there is a permanent decline in the value of investment, then that loss should be recorded in the books of accounts। बेटा बोलो ठीक है, बस खत्म बात। एक आखिरी पॉइंट बचा हुआ है, वो और झटपट से कर लेते हैं। लिखो हेडिंग, क्या कितनी हेडिंग हो गई थी हमारी, लास्ट है क्वेश्चन, यहीं से आएगा। क्वेश्चन जो आएगा हमारे पास वो यहीं से आएगा, जो हमारे पास पॉइंट ये बचा हुआ है। और पॉइंट था बेटा यस, रिक्लासिफिकेशन ऑफ इन्वेस्टमेंट। आसान है, आसान है, लेकिन लिख लेना इसके ऊपर, वेरी इंपॉर्टेंट। हेडिंग नंबर कौन सी चल रही है बेटा, हेडिंग नंबर कौन सी है ये, 5th है ये, 5th लिखो, रिक्लासिफिकेशन ऑफ इन्वेस्टमेंट। एक छोटा सा एक प्रकार का इस हेडिंग में चार्ट बना लेते हैं। If long term reclassified as current, इसमें क्या करेंगे, या current reclassified as long term, current reclassified as long term।
क्या करिएगा इसमें, लिखें ट्रांसफर्स आर मेड एट transfers are made at lower of cost और यहां लिखिए कॉस्ट और कैरिंग अमाउंट ट्रांसफर्स आर मेड एट लोअर ऑफ, सिंपल है बिल्कुल, कॉस्ट और फेयर वैल्यू एट द डेट ऑफ ट्रांसफर। बताता हूं लॉजिक अभी आपको, कोई कॉम्प्लिकेशन नहीं है, खत्म एएस हमारा, मेनली एएस खत्म, एक दो पॉइंट सिंपल से और लिखवाने हैं बस। सुनिए क्या कह रहा है ये, बेटा हो गया सबका। पढ़िए क्या कह रहा है कि अगर लॉन्ग टर्म थी आज तक, अच्छा ये बताओ आज तक लॉन्ग टर्म थी तो आज तक किताबों में कैसे आ रही होगी, बोलो बेटा, कॉस्ट पर आ रही होगी। हां अगर कोई परमानेंट डिक्लाइन कभी हुआ होगा तो शायद मैंने कम कर ली होगी, यही तो हुआ होगा, बोलो बेटा। अब मैं चाह रहा हूं नहीं भाई नहीं, अब लॉन्ग टर्म नहीं, बतेरा हो गया लॉन्ग टर्म, अब तो मैंने मन बना लिया इस साल में बेच ही दूंगा। ऐसे में 31 मार्च को हम क्या कह रहे हैं, बस 2-4 महीने में मन बना लिया है मैं इसे बेच दूंगा। ऑल्दो मैंने 5 साल से हेल्ड की हुई थी उसे, तब तक लॉन्ग टर्म ही थी आज तक, लेकिन अब मैं सोच रहा हूं कि अगले 2-3 महीने में बेच देंगे, तो अब ये करंट हो गई कि नहीं हुई मेरे लिए, बोलो बेटा। इंटेंशन क्या है कि 12 महीने से कम के लिए हेल्ड करेंगे। अब इसे वैल्यूएशन कैसे करें बैलेंस शीट डेट पर, तो एएस ने कहा जो इसकी कॉस्ट थी, जितने की आपने ये लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट परचेज की थी वो कॉस्ट, या कैरिंग अमाउंट, हिंदी करना, कैरिंग अमाउंट क्या होता है, बुक वैल्यू, जितनी वैल्यू पर किताबों में आज तक अब आ रही है, जो भी कम हो उस पर दिखा दें। कुछ पूछना हो तो बताओ, पूछना चाहिए क्वेश्चन, एक क्वेश्चन बनना चाहिए, लॉजिकली सोचोगे तो बनेगा एक क्वेश्चन। लो फिगर्स लिख के बताता हूं, मैं कुछ ऐसा कह रहा हूं, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट है, कॉस्ट थी 10 लाख और कैरिंग अमाउंट यानी किताबों में आ रही है ये 8 लाख की, तो बेटा कितने पर, अब इसे मैं शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट या करंट इन्वेस्टमेंट के तौर पर दिखाना चाहता हूं, तो अब ये कितने में वैल्यू करके दिखाएंगे। रूल क्या कहेगा बताओ बेटा फटाफट से, अरे बोलो ना भाई, कितने में वैल्यू करेंगे इसको, अब वैल्यूड एट 8 लाख। कोई प्रॉफिट लॉस बुक करवाऊं क्या, कुछ प्रॉफिट लॉस हुआ क्या इस वैल्यूएशन में, कोई प्रॉफिट लॉस हुआ, नहीं हुआ, नहीं हुआ ना, घबरा क्यों रहे हो, किताबों में 8 लाख की थी, 8 लाख की कंटिन्यू कर रहे हैं, तो कहां प्रॉफिट लॉस हुआ। लेकिन अगर ये थी किताबों में 12 लाख की, कैरिंग अमाउंट 12 लाख, अब बताओ
कितने पे वैल्यूएशन होगा? बोलो बेटा 10 लाख पर। कुछ प्रॉफिट लॉस बुक कराओगे क्या? कोई प्रॉफिट लॉस बुक कराओगे क्या? बेटा बोल ही नहीं रहा कोई। कराओगे कि नहीं कराओगे? नहीं कराएंगे। गजब है भाई। किताबों में कितने पर चल रही है ये? अब कितने की दिखाने वाले हो? 2 लाख का प्रॉफिट लॉस बुक नहीं करोगे क्या? प्रॉफिट पहले तो बुक कर दी है। प्रॉफिट कहां है भाई? ये तो लॉस है। आज किताबों में एक सवाल दिमाग में आना चाहिए जहां लेके आ रहा हूं मैं आपको, लेकिन फिलहाल तो मैं रूल पढ़ रहा हूं ये बस। उसने कहा कॉस्ट और कैरिंग अमाउंट विच एवर इज लोअर। कुछ भी तो नहीं है इसमें, लेकिन एक गलती क्या करते हो बस जो कर रहे हो आप, वो ये कॉस्ट और मार्केट कॉस्ट और कैरिंग अमाउंट विच एवर इज लोअर 10 लाख। बिल्कुल ठीक, यहां तक ठीक है। एक लाइन और लिखनी है आपको। क्या लिखनी है बताओ? कि लॉस ऑफ 2 लाख शुड बी डेबिटेड टू पीएनएल। हाँ बोलो बेटा, होगा कि नहीं होगा? अरे हिंदी करो ना। किताबों में कितने की थी? 12 लाख। अब किताबों में कितने की आएगी? तो 2 लाख का लॉस आएगा, बिल्कुल आएगा। वो अलग बात है। एक सवाल आपके दिमाग में यह बनना चाहिए। बताओ क्या बन रहा है? सर ये 10 लाख वाली 12 लाख हो कैसे गई? ये तो कोई रूल ही नहीं है। कम तो हो सकती है, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट कम तो हो सकती है, कोई परमानेंट डिक्लाइन रहा हो पहले। ये 10 के 12 कैसे हो गए थे? अरे होगी ना कोई कहानी, होगी कोई कहानी। मुझे क्यों उस कहानी में जाना? उसने तो बोल दिया मुझे आज कॉस्ट 10 लाख है, कैरिंग अमाउंट अगर ज्यादा है, हो सकता है कभी रीवैल्यूएशन अपवर्ड कर दिया हो आपने। ऑल्दो आपकी सोच ठीक है कि सर ये तो कभी ज्यादा हो ही नहीं सकती लॉन्ग टर्म वाली कम तो हो सकती है अगर परमानेंट डिक्लाइन हो। बेटा हाँ बोलो फटाफट से। कॉस्ट से ज्यादा नहीं हो सकती, लेकिन एएस ने कहा कभी हो भी जाए अगर, तो कॉस्ट और कैरिंग अमाउंट विच एवर इज लोअर। बेटा क्लियर है बात? और इससे ज्यादा इंपॉर्टेंट यह है कि 2 लाख का आपको क्या करना है? बोलो बेटा, लॉस बुक करना है डेबिटेड टू पीएनएल। दूसरी बात सुनो, करंट इन्वेस्टमेंट्स थी जी मेरे पास, खरीदी थी कभी मैंने 8 लाख की, फिगर चेंज कर दूँ, खरीदी थी मैंने 5 लाख की, और इनका आज का भाव चल रहा है 8 लाख रुपए। मैंने कहा जी इसे लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट मानेंगे। मैंने मूड चेंज कर दिया, मैंने कहा नहीं अब तो इसे हम लंबे समय के लिए ही रखेंगे। तो बताओ जरा कितने पर वैल्यू करोगे इसे? अब कितने पर वैल्यू करोगे? कॉमन सेंस वही चल रही है भाई। 5 लाख की कॉस्ट है, 5 लाख की कॉस्ट है, भाव मार्केट में 8 लाख है, 3 लाख के प्रॉफिट की उम्मीद है। क्या वो बुक करने की अनुमति दे दूं मैं आपको? दे ही नहीं सकता। तो कितने पर वैल्यू करेंगे? 5 लाख पर। दूसरा केस सुन लो यहीं पर, अगर ये 4 लाख होता तो बताओ बेटा फटाफट से क्या करते? 5 लाख की खरीदी, भाव ही 4 लाख है। मैंने कहा अब इसे मैं परमानेंट मानूंगा, लॉन्ग टर्म मानूंगा। एएस बोल रहा है मान लो, लेकिन वैल्यू ठीक तो कर लो पहले आज। बेटा समझ में आ रही है बात कि नहीं आ रही है? लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट की जो हेडिंग है वो क्या कहेगी? शॉर्ट टर्म वाले आ जाओ मेरे पास, लेकिन नहा धो के तो आओ, तैयार होके तो आओगे कि नहीं आओगे? बोलो बेटा। ठीक, तो तैयारी मतलब तैयार क्या, यही तो तैयार है। अपनी वैल्यूएशन ठीक ठाक कर लो पहले, तब मेरे खेमे में आ जाना। तो इनकी वैल्यूएशन क्या है आज सही? 4 लाख। कुछ और भी करोगे क्या? बोलो। 1 लाख लॉस ट्रांसफर टू पीएनएल अकाउंट। आई होप ठीक है बात बेटा सारी। इसके ऊपर कुछ क्वेश्चन कर लेते हैं। ये काम करते हैं, क्वेश्चन करते हैं बाद में। एक चीज लिखो फटाफट से, और नेक्स्ट हेडिंग लिखो, छोटी हेडिंग है। पॉइंट नंबर कौन सा लिखेंगे? हाँ 6 लिखो। डिस्पोजल ऑफ इन्वेस्टमेंट्स, यानी सेल कर दी अगर हमने, फर्जी सा पॉइंट है। क्या करेंगे बेटा अगर सेल करी इन्वेस्टमेंट हमने? इन्वेस्टमेंट सेल की तो क्या होगा? प्रॉफिट या लॉस होगा? हाँ बोलो,
क्या करेंगे इस प्रॉफिट लॉस का? ट्रांसफर टू पीएनएल लिख लो। डिफरेंस बिटवीन कैरिंग अमाउंट एंड सेल प्रोसीड्स is recognized in P&L account। एक बात समझ लेना जरा एक बार, प्रॉफिट लॉस क्यों 5 लाख की 4.5 लाख में ना बेच दी आपने? लॉस नहीं दिख रहा आपको? ये इससे मतलब क्या है? इसको तो रीवैल्यू शायद किया होगा, किताबों में इतने पर ले आए होंगे। ये किताबी वैल्यू है कि नहीं है? और ये जो प्रॉफिट लॉस होगा, जो भी होना था उस साल में कर दिया होगा। बेटा हाँ बोलते जाओ। अब आज तो ये इररिलेवेंट है भाई, आज किताबों में 4 लाख की, ये तो रहा डिफरेंस बिटवीन कौन सा? कैरिंग अमाउंट एंड सेल प्रोसीड्स। कितना है ये? 0.5 लाख। क्या है ये? प्रॉफिट क्रेडिटेड टू। बेटा ठीक है बात, खत्म। एएस हमारा क्वेश्चन देखते हैं फटाफट से बचे हुए। अच्छा एक बात और सुनिए ध्यान से, क्वेश्चन में पढ़वा सारे रहा हूं आपको, लेकिन ना कुछ कुछ क्वेश्चन होंगे ऐसे जो रिपीट हैं। पास्ट ईयर में थे, मैंने वहां से भी डाल दिया, स्टडी मटेरियल में भी थे, वो मैंने एज इट इज डाल दिए। ठीक, जिससे आपको अलग अलग जगह जाकर रिसर्च ना करनी पड़े। अब एग्जाम में क्या होगा, एग्जाम में सब पढ़ने में टाइम खराब हो जाएगा। ठीक, तो ऐसे में क्या करो आप, जब भी क्वेश्चन को रिपीट लगे ना, लिख लो उसके ऊपर रिपीट अपने आप ही। उसका रीजन फायदा क्या होगा बताओ मुझे? एग्जाम में आपको 10 के 10 क्वेश्चन नहीं पढ़ने, फिर 10 में से 3 तो रिपीट लिखे हुए हैं, टाइम खराब नहीं होगा उन क्वेश्चन को पढ़ने में। लिख दो रिपीट या सेम एज क्वेश्चन नंबर दिस रेफरेंस देकर। तो एग्जाम में क्या फायदा हो गया? एग्जाम से पहले फायदा हो गया कि मुझे बस बचे हुए 5 क्वेश्चन ही पढ़ने हैं। ठीक, बेशक असाइनमेंट बहुत मोटा है, अभी मैं असाइनमेंट एक और दूंगा आपको। वो क्या है? वो एज इट इज पास्ट ईयर क्वेश्चंस हैं। ठीक, तो उसमें क्या होगा, कुछ क्वेश्चन सेम ये वाले होंगे स्टडी मटेरियल के, कुछ मेरे वाले होंगे। ठीक, तो लेकिन उससे क्या होगा, उससे फायदा ये होगा उसमें 8-10 क्वेश्चन हैं, शायद एक ही क्वेश्चन काम का मिले जो अलग होगा, लेकिन कॉन्फिडेंस बढ़ जाएगा कि हाँ जी हमने पास्ट ईयर भी सारा कर लिया, हमने स्टडी मटेरियल भी कर लिया सारा, हमने एक्स्ट्रा क्वेश्चन भी कर लिए। देना इसलिए आवश्यक है कि आपको कॉन्फिडेंस बढ़ जाए कि सब चीज मैंने कवर कर ली है। लेकिन बार बार क्वेश्चन को पढ़ने का लाभ नहीं है, तो उसे रिपीट लिख लेना। जैसे देखना जरा, क्वेश्चन 2 कर लिया था हमने क्या? हाँ वही तो कह रहा हूं मैं। क्वेश्चन 7 किया था, अरे मार्क लगवाए थे क्वेश्चन मार्क्स लिए। 7 कर लिया ना, 7 के ऊपर 2 के ऊपर लिख लो सेम एज क्वेश्चन 7, या 7 के ऊपर लिख लो सेम एज क्वेश्चन 2। देखो एग्जाम में आया हुआ है, वो स्टडी मटेरियल का है, इसलिए बोल रहा हूं मैं आपको, है ना। क्वेश्चन 1 थ्योरी का है, पढ़ लीजिएगा। क्वेश्चन 3 पर आओ, चलो पहले 3, 4 दोनों करेंगे। अभी 3, 4 करना है और 6 करना है, चैप्टर हमारा खत्म। 3, 4, 6 3 क्वेश्चन करने हैं बस, खत्म। पढ़िए क्वेश्चन नंबर 3, ब्लू चिप इक्विपमेंट इक्विटी इन्वेस्टमेंट्स वांट्स टू रिक्लासिफाई इट्स इन्वेस्टमेंट्स इन अकॉर्डेंस विद AS 13। ये अपनी इन्वेस्टमेंट्स को रिक्लासिफाई करना चाहता है। पहला पॉइंट, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट्स इन A कॉस्टिंग 8.5 लाख टू बी रिक्लासिफाइड एज करंट। लॉन्ग टर्म को हम करंट में करना चाहते हैं। ये चार्ट दिख रहा है आपको, ये रहा, लॉन्ग टर्म को करंट में करना चाहते हैं। अच्छा, द कंपनी हैज रिड्यूस्ड द वैल्यू ऑफ दीज इन्वेस्टमेंट्स टू 6.5 लाख।
हिंदी करो, क्या हुआ होगा? 8.5 की थी, परमानेंट डिक्लाइन हुआ होगा, 6.5 कर दिया, वही लिखा हुआ है। लाख टू रिकॉग्नाइज अ परमानेंट डिक्लाइन इन वैल्यू, ठीक है। आज मार्केट में भाव कितना है? 6.8 लाख का है। बोलो बेटा, 6.8 लाख रुपीस का भाव है। तो ये बताओ मुझे, अब आप आज कितने पर दिखाओगे? हाँ जी, 6.5 लाख। बेटा क्लियर हो गई बात कि नहीं हुई? कॉस्ट और कैरिंग अमाउंट विच एवर इज लोअर, कॉस्ट और कैरिंग अमाउंट विच एवर इज, कॉस्ट कितनी थी देखना जरा, कैरिंग अमाउंट कितनी है? 6.5। मैं समझ गया क्या आप पूछ रहे हो, आप बताता हूँ अगले क्वेश्चन में। पढ़ो सेकंड पार्ट। अच्छा ये भी सेम ही जा रहा है। लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट्स इन कंपनी बी कॉस्टिंग 7 लाख टू बी क्लासिफाइड एज करंट। लॉन्ग टर्म को करंट करना चाह रहे हो आप, ठीक है जी। रूल क्या है? कॉस्ट और कैरिंग अमाउंट। पढ़िए आगे। फेयर वैल्यू ऑन द डेट ऑफ ट्रांसफर इज 8 लाख। मार्केट में भाव क्या चल रहा है? 8 लाख रुपए। और बुक वैल्यू कितनी है? जो कॉस्ट थी वही बुक वैल्यू है। क्या मतलब हुआ? क्या हुआ होगा? कभी कोई रिवैल्यूएशन नहीं हुआ। बोलो बेटा, वो 7 लाख की इन्वेस्टमेंट लॉन्ग टर्म 7 लाख की चलती जा रही है, मार्केट में भाव आज 8 लाख रुपए का है, कितने पर दिखाएंगे? क्यों? क्या कंपेयर किया आपने? कॉस्ट कंपेयर की किससे? कैरिंग अमाउंट से। एक केस रह रहा है भी मेरे दिमाग में, फंसा हुआ है, बताऊंगा उसको अभी, आपको लॉजिक समझ में आएगा। पहले खत्म कर लो क्वेश्चन को। तीसरा पॉइंट, करंट इन्वेस्टमेंट्स इन सी लिमिटेड। अच्छा, कॉस्टिंग 10 लाख टू बी रिक्लासिफाइड एज लॉन्ग टर्म एज द कंपनी। अच्छो हो, 10 लाख की करंट खरीदी थी मैंने, नहीं अब तो पास रखूंगा, ऐसे रिटेन करूंगा मैं और लॉन्ग टर्म की तरह रखूंगा। मार्केट वैल्यू ऑन द डेट ऑफ ट्रांसफर 12 लाख। बेटा कौन सी इन्वेस्टमेंट थी आज तक? ये करंट। ये किसके खेमे में जाना चाहती है? लॉन्ग टर्म। तो लॉन्ग टर्म के खेमे में भेजने से पहले इसे ठीक ठाक इसकी मरम्मत करके, झाड़ पोंछ के, नए कपड़े पहनाकर तभी तो भेजोगे खेमे में। बेटा समझ में आ रहा है? आओ इसकी झाड़ पूछ करते हैं, इसको नया नवेले कपड़े पहनाते हैं, इसको बिल्कुल अपडेट कर देते हैं। अपडेट करवाना। करंट इन्वेस्टमेंट कॉस्ट की कितनी की है? 10 लाख। और इसकी मार्केट वैल्यू कितनी है? करंट इन्वेस्टमेंट का वैल्यूएशन कैसे करेंगे? कॉस्ट ऑफ मार्केट प्राइस विच एवर इज लोअर। लोअर कौन सी है? 10 लाख। 10 लाख पर भेज देंगे लॉन्ग टर्म में से, वही तो लिखा हुआ है, कॉस्ट और फेयर वैल्यू एट द डेट ऑफ ट्रांसफर। बेटा क्लियर है बात? yes, फिर पढ़ो चौथा कोई पार्ट। करंट इन्वेस्टमेंट्स इन कंपनी डी कॉस्टिंग 15 लाख क्लासिफाइड एज लॉन्ग टर्म, मार्केट वैल्यू 14 लाख। बेटा उस खेमे से कुछ आना चाहता है लॉन्ग टर्म में, ऐसे विजुलाइज करो आप, वो रटने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ये सब आप विजुलाइज करो कि शॉर्ट टर्म वाले कह रहे हैं जी लॉन्ग टर्म के खेमे में आना है। मैंने कहा आ जाओ, शुद्धिकरण करके आना, सारे पाप मिटा के आना, बिल्कुल स्वच्छ होकर आना। तो बेटा अब करंट इन्वेस्टमेंट को नए कपड़े पहनने हैं, बिल्कुल स्वच्छ होना है, बिल्कुल अपडेट होना है। तो आओ करंट इन्वेस्टमेंट को वैल्यू करते तो कितने में करते? बोलो 14 लाख में करते। ठीक, तो बस 14 लाख में ही वैल्यू करके उसे दूसरे खेमे में भेज दो। रूल क्या? यही तो है, कॉस्ट और फेयर वैल्यू एट द डेट ऑफ ट्रांसफर। पेज मत पलटना। 4th क्वेश्चन पार्ट 1 और पार्ट 2 पढ़ो। वो तो आपने आंसर देख लिया होगा, 3rd का तो शायद। अच्छा अगले पेज पर आंसर है भी नहीं इसका, बढ़िया है। तो 4th क्वेश्चन पढ़िए। अच्छा ये तो सिंपल क्वेश्चन है, ये रीक्लासिफिकेशन का सेकंड पॉइंट है, फर्स्ट पॉइंट तो सिंपल है। पढ़िए क्वेश्चन नंबर 4। बेटा क्या कह रहा है ये? फर्स्ट पार्ट, इन्वेस्टेड इन शेयर्स और कॉस्ट कितनी है बेटा? ये 3 लाख रुपए विद द इंटेंशन ऑफ होल्डिंग मोर देन 1 ईयर। कौन सी वाली हो गई ये? लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट। पब्लिश्ड अकाउंट्स ऑफ कंपनी रिवील्स दैट कंपनी हैज इनकर्ड कैश लॉसेज विद डिक्लाइन इन मार्केट शेयर एंड इन्वेस्टमेंट्स में नॉट फेच। मार्केट में भाव क्या हो गया?
45,000 रुपये। बेटा बताना क्या करेंगे, ये तो सिंपल घिसा पिटा पॉइंट है। हाँ फिर वही 45,000, इस बार फेंक के मारूंगा मोबाइल मुंह पर। 45 दिखाएंगे क्या, क्या करोगे अब लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट्स आर ऑलवेज वैल्यूड एट कॉस्ट, देयरफॉर इन्वेस्टमेंट्स इन परिधि लिमिटेड investment in unlisted company should continue to appear at 3 lakh. However, AS 13 suggests that if there is permanent decline in the value of investment, then the investment should be recorded in the books of accounts. Now, in the given case, it seems that the decline in value is permanent in nature. Therefore, Paridhi Limited should recognize these investments at 45,000 rupees and a loss of 55,000 should be recognized in the P&L account. बेटा ठीक है बात, ये मैंने बताया आपको है ना, बैलेंस आंसर दो ना, ये मत कहो छूटते सर 45 में दिखाएंगे। क्यों भाई, कहीं लिखा है इसमें परमानेंट डिक्लाइन है, लॉस हो गया तो क्या हो गया, अगली बार कंपनी और बढ़िया करेगी, फिर बढ़ जाएगा रेट, हमें नहीं पता। तो हम दोनों ओपिनियन अपने पे लेंगे यहां पर। चलो जी आगे आओ। उसके बाद देखो कौन सा ऑप्शन रह गया, अब सेकंड कौन सा रह गया, अच्छा सेकंड, ओके सेकंड पार्ट भी तो है इसमें। ऑल्सो परिधि लिमिटेड हैज करंट इन्वेस्टमेंट, अच्छा इसके पास कुछ करंट इन्वेस्टमेंट भी हैं। परचेज्ड कॉस्ट कितनी हो गई बेटा, 5 लाख, विच द कंपनी वांट्स टू रिक्लासिफाई एज लॉन्ग टर्म, इसे मैं लॉन्ग टर्म करना चाहता हूं। मार्केट वैल्यू ऑफ दीज इन्वेस्टमेंट्स कितनी है बेटा, 2.5 लाख, दैट्स इट। बताओ क्या करेंगे। अच्छा मुझे फिर वही बात, वही स्टोरी, करंट इन्वेस्टमेंट का खेमा है ये, इसे कहां भेजना है, दूसरे कैंप में भेजना है। यहां भेजने से पहले इसे साफ सफाई करवाओगे, इसको बिल्कुल शुद्ध करवा दोगे। बताओ जरा, अगर इसको हम आज करंट इन्वेस्टमेंट्स को किताबों में दिखाते तो ये कितने पर वैल्यू होता, बोलो कितने पर होता, 2.5 लाख पर होता कि नहीं होता। क्यों, रूल क्या है, ठीक है। तो मैंने कहा भाई देखो मेरी करंट बिल्कुल नए कपड़ों में आ गई, अब क्या इसे अब भेज दूं, बोला हाँ अब भेज दो। अगर ये बिल्कुल इसे नहा धो के बिल्कुल शुद्ध कर दिया है तो, यानी करंट इन्वेस्टमेंट्स अगर लॉन्ग टर्म पर आएंगी तो वैल्यू किस पर करेंगे, 2.5 लाख पर। रूल क्या है बेटा, क्लियर है, बोलो बेटा, सिंपल है। क्या रटना है इसमें, कोई रटना नहीं है इसमें, यही तो लिखा हुआ है, कॉस्ट और फेयर वैल्यू विच एवर इज लोअर। और देखो ये लिख तो लो बेटा, कम से कम ये याद रहेगा, ये सोल्यूशन नहीं है क्योंकि बाकियों की सोल्यूशन है, लिख लो इसको, है ना, एक ही लाइन लिख लो अपने हिसाब से, फर्स्ट पार्ट सेकंड पार्ट की, इससे बाद में कंफ्यूजन क्रिएट ना हो। एग्जाम का ही क्वेश्चन है ये। एक पॉइंट अभी पेंडिंग चल रहा है, मुझे बताना है, वो अभी लिखवाऊंगा बल्कि केस, उसके ऊपर क्वेश्चन आया नहीं अभी तक कोई फिलहाल, लेकिन आप कर लोगे, मुझे मालूम है आप कर लोगे, क्योंकि कॉन्सेप्ट बता दिया, रूल का क्या है, रूल के कैसे बना है वो मैंने बता दिया है। ऑल्दो क्वेश्चन उसका कोई है नहीं मेरे पास। क्वेश्चन नंबर 6 पढ़ो पहले, तो पहले खत्म कर लें असाइनमेंट को, 6 पढ़ो फटाफट से, 6 पढ़िए, क्या लिखा हुआ है, ABC wants to reclassify in accordance with AS 13, ठीक। अच्छा 3 केस हैं, क्या क्या, पहला केस पढ़िए, आंसर मत देखना, पहला केस पढ़िए, करंट इन्वेस्टमेंट्स परचेज्ड, करंट इन्वेस्टमेंट थी, कॉस्ट कितनी है इनकी, बोलो बेटा कितनी है, 20 लाख, टू बी रिक्लासिफाइड एज लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट। अच्छा द मार्केट वैल्यू एज ऑन द डेट ऑफ बैलेंस शीट
25 लाख। इसे भेजना है दूसरे खेमे में, इसे भेजना है दूसरे खेमे में। क्या करोगे? पहले इसको झाड़ पूछ करोगे इसकी। आओ पहले झाड़ पूछ करते हैं। बताओ अगर इसको वैल्यू करते तो कैसे वैल्यू करते? वैल्यूड एट कॉस्ट ऑफ मार्केट प्राइस विच एवर इज लोअर। हाउ मच? 20 लाख। किताबों में कितने की थी ये? अरे बोलो कितने की थी? 20 की तो थी किताबों में, और वैल्यूएशन 20 का ही होना है, तो इतने पर ही ट्रांसफर कर देंगे लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट्स पर। कोई प्रॉफिट लॉस बुक नहीं होगा। आंसर कैसे करोगे इसका? हाँ, एज पर AS 13 ऑन अकाउंटिंग फॉर investments. If we want to reclassify the investments from current investment to long term, then the valuation should be made. ये जो खेमे ये मत लिखना आप, ये तो कॉन्सेप्ट समझने के लिए है। ये मत लिखना कि if we want to transfer the खेमा from current investment to long term investment, तो current investment वाले झाड़ पूछ के नलाओ दिलाओ और वो सब नहीं लिखना आपको। ठीक, आप तो वही लिखोगे, लैंग्वेज पे लोगे अपनी। क्या? current investment to long term investment, then the valuation should be made at, बोलो बेटा, cost or fair value whichever is lower. Therefore in the given case cost is 20 lakh, market value 25 lakh, we should make the transfers at 20 lakh. No profit loss should be recognized in this transaction. Clear है बात? Second part. Another portion of current investment, फिर कुछ current investments हैं। Purchased for 15 लाख to be reclassified as long term investments. The market value of these investments 6.5 लाख। बेटा हाँ बोलो, क्या करेंगे? हाँ, इसका वैल्यूएशन मुझे रूल मालूम है। पहले इसको झाड़ पूछ करेंगे इसकी, तो 6.5 लाख का बना, और अब इसे ट्रांसफर कर देंगे। क्लियर है बात? ट्रांसफर्स आर मेड एट 6.5 लाख एंड अ लॉस ऑफ 5.5 कितना? 8.5 लाख should be transferred to P&L अकाउंट। बेटा ठीक है बात ये? Yes, sir. खत्म बात। तीसरा केस पढ़ो। सर्टेन लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट्स, इस बार कुछ लॉन्ग टर्म थी। थर्ड पार्ट, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट्स नो लॉन्गर कंसिडर्ड फॉर होल्डिंग पर्पस टू बी रिक्लासिफाइड। मुझे रखनी नहीं है अब, ये करंट में ट्रांसफर कर दो। ओरिजिनल कॉस्ट वॉज 18 लाख, रिटन डाउन टू 12 लाख। 12 लाख क्या है ये? हाँ, कैरिंग अमाउंट। भाई कोई परमानेंट डिक्लाइन हुआ होगा शायद, या कुछ भी रीजन है, मुझे क्या करना। खैर 18 लाख और 12 लाख टू रिकॉग्नाइज अदर देन टेम्परेरी डिक्लाइन एज पर AS 13। कोई अदर देन टेम्परेरी परमानेंट डिक्लाइन रहा होगा, इसलिए ये 12 लाख हो गई थी। खैर अब ये बताओ मुझे, इसे वही बात कर रहे हैं दोबारा से, इसे भेजना है इस खेमे में। ठीक, तो करंट इन्वेस्टमेंट वाले क्या कहेंगे? भैया देखो, नहीं ये क्या कहेंगे? ये कहेंगे भाई आ जाओ, कोई बात नहीं, आना चाह रहे हो हमारे खेमे में आ जाओ, लेकिन बिल्कुल साफ सफाई करके, शुद्धिकरण, नए कपड़े पहनकर तब आना हमारे खेमे में। जो भी अपने पाप वाप हैं सब छोड़ के आना वहां पर। ठीक, आओ इसे निला दुलाकर बिल्कुल चकाचक बनाते हैं। बताओ इसका आज वैल्यूएशन कैसे होगा? ऑलवेज वैल्यूड एट, बोलो, कॉस्ट एक्सेप्ट व्हेन देयर इज परमानेंट डिक्लाइन इन द वैल्यू। तो कितनी होगी वैल्यू इसकी आज? बोलो बेटा। इसे किताबों में 12 लाख की ही तो दिखाओगे, तो बस 12 लाख में ही इसे ट्रांसफर कर देना। P&L बताओ कितना हुआ? नलायक, शर्म तो नहीं आ रही होगी? नील है भाई। 12 18 वाली तो 12 में ऑलरेडी कर चुका हूं पहले ही। वो बोल तो रहा है किताबों में पढ़ो फिर से। 18 लाख में खरीदी थी, किताबों में 12 की आ रही है आज। बोलो, ये 6 लाख का लॉस तो बुक हो गया होगा पहले।
अब 12 की है, भेजना है इसे दूसरे घर, तो कितने में भेजेंगे? बोला 12 में ही भेज दो। क्लियर है बात? आप एक चीज देख रहे हो यहां पर, अगर मैं ये बोलूं आपसे, चलो सुनो, वो एक्चुअली केस है नहीं कहीं भी वैसे, लेकिन सुन लो, आपको क्लैरिटी हो जाएगी और मैं उम्मीद कर रहा हूं बता पाओगे आप। लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट थी, कॉस्ट इज 20 लाख, कैरिंग अमाउंट इज 18 लाख, मार्केट वैल्यू इज 15 लाख। समझ में आ रहा है? ये हिंदी करो, क्या लिखा है भले, इसको रिक्लासीफाई करना है एज करंट इन्वेस्टमेंट। हिंदी करो, लिखा क्या है पहले? ये 20 लाख की खरीदी होगी कभी, फिर कोई परमानेंट डिक्लाइन हुआ, मुझे दिखा डिक्लाइन तो वैसे 5 लाख का है या 2 लाख का है और परमानेंट डिक्लाइन है तो मैंने घटा दी होगी। ये पुरानी कहानियां हैं सारी। आज तो किताबों में 18 की चल रही है और आज का भाव जानते हो कितना है? 15 लाख रुपए मार्केट में। आज का भाव 15 लाख रुपए है। अब इसे दूसरे खेमे में ट्रांसफर करना है, तो ये खेमे वाले क्या कहेंगे? बोलो बेटा, इन्हें बिल्कुल नया कर दो, चकाचक। बताओ, ये लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट किताबों पर दिखाओगे तो कितने में दिखाओगे? हाँ, 18 या 15? 18 लाख पर दिखाएंगे भाई। मार्केट वैल्यू देखते कहां है लॉन्ग टर्म में? बेटा क्लियर है बात? अब पढ़ो रूल दोबारा, रूल पढ़ो दोबारा, क्या लिखा है? अब समझ में आया मार्केट वैल्यू क्यों नहीं है वहां पर? अरे लॉन्ग टर्म में मार्केट का करेंगे क्या? आर यू गेटिंग माई पॉइंट और नॉट? बोलो बेटा। ठीक, तो इसलिए इसका कोई मतलब ही नहीं है। अब वो अपने दिमाग में स्टोरी रखो आप, बस इसको झाड़ फूक करके बिल्कुल नया करना है। जब इसकी वैल्यूएशन ठीक करनी है तभी दूसरे घर भेजेंगे इसे। तो जब आज वैल्यूएशन ठीक करनी है तो इसका वैल्यूएशन रूल तो मुझे मालूम है। किसी वजह से अगर ये 22 लाख होता, एक बात तो तय है, ये तो बिल्कुल इरेलीवेंट है, कहीं चर्चा है भी नहीं रूल में इसकी रूल में चर्चा है कहां? है भी नहीं। ये 22 लाख होता तो क्या करते आप? 20 लाख। बेटा क्लियर है बात? ठीक, 20 लाख और फिर 20 लाख में ट्रांसफर करते हैं। आई होप बात ठीक है। आप एक काम कर लो, बस ये एग्जाम्पल वहीं पर लिख लो, ऑपोजिट साइड पर। 20, 18, 15 वैल्यूड एट 18 लाख, ट्रांसफर्स आर मेड एट 18 लाख। ट्रांसफर्स P&L नील। ऐसे ही, मतलब इसके ऊपर क्वेश्चन कोई है नहीं हमारे पास जिसमें ऐसा कुछ हुआ हो, ना स्टडी में है ना एग्जाम में आया है कोई, लेकिन एक केस बन सकता है। मार्केट वैल्यू से प्रभावित मत हो जाना। वैसे भी आप अगर जो एएस में रूल लिखा है उसे पकड़ लोगे तो भी काम कर लोगे, समझ के करोगे तो भी काम कर लोगे। कॉस्ट और कैरिंग अमाउंट विच एवर इज लोअर, तो मार्केट प्राइस की तो चर्चा ही नहीं है उसमें। अगर आप लॉन्ग टर्म से शॉर्ट टर्म में जा रहे हैं तो मार्केट प्राइस की चर्चा ही नहीं है, चर्चा ही नहीं है। बेटा क्लियर है बात ये? ठीक, चलिए इसके साथ ही हमारे पास ये अकाउंटिंग स्टैंडर्ड यहाँ पर फिनिश हो गया और आज की चर्चा भी यहीं पर समाप्त कर रहे हैं। धन्यवाद, बाय बाय।